हेलो एवरीवन, ये हमारा दूसरा लेक्चर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसमें कैसे होते हैं और हम लोग को उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है हम लोगों के पास। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010। तो स्टार्ट करते हैं आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। ओके, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लाने के लिए हम लोग के मेन उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी, क्योंकि आपको पता है कि पूरे कन्फ्लिक्ट पे ये चैप्टर बेस्ड है कि इंडस्ट्रीज में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं लेबर एंड वो जो मैनेजमेंट हुआ, इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है कि दोनों के अधिकारों की रक्षा हम कैसे करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसका रीजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाने का, वो था इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी स्टैब्लिश करना और इंश्योर करना सोशल जस्टिस। तो हमारे पास जो दो मेन रीजंस थे वो क्या थे, पीस एंड हार्मोनी स्टैब्लिश करना, और जो दूसरा हमारे पास रीजन था वो क्या था, सोशल जस्टिस टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। सोशल जस्टिस किसको, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो ये हमारा रीजन था सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हम लोग के पास क्यों आया था। ठीक है, तो इसमें जो है सेक्शन 2A जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन 2A है वो बोलता है कि कोई भी ऐसे मतभेद जिसमें किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालते हैं, वो किसी भी तरह का टर्मिनेशन हो, रिट्रेंचमेंट हो, तो उसको वो भी एक तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, पर वो कोई यूनियन या पार्टी उस मुद्दे को नहीं उठाएगी, वो डायरेक्टली कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो है उस चीज को सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करें ना। सेक्शन 2A क्या बोलता है कि लिख लीजिए आप, किसी भी एम्प्लॉय को अगर जॉब से निकालते हैं या रिट्रेंचमेंट करते हैं तो वो डिस्प्यूट होगा, पर वो किसी यूनियन या पार्टी का मुद्दा नहीं होगा, वो डायरेक्टली कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है सेकंड शेड्यूल ऑफ आईडीएफ। सेकंड शेड्यूल ऑफ आईडीएफ, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये सेक्शन था और ये शेड्यूल है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है, ये डील्स करता है। डिस्प्यूट हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दो तरह के होते हैं, डिस्प्यूट ऑफ राइट्स एंड डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो डील है, ये जो सेकंड शेड्यूल है, ये डील करता है डिस्प्यूट ऑफ राइट्स से, सेकंड शेड्यूल। एंड थर्ड शेड्यूल डील करता है डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट से। किससे, डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये आप नोट डाउन कर लो, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल जो है ये डील करते हैं शेड्यूल ऑफ राइट्स एंड डिस्प्यूट ऑफ राइट्स एंड डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अब इसमें मेंशन भी किया हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कि शेड्यूल ऑफ ये डिस्प्यूट ऑफ राइट्स में क्या क्या आएंगे, कि द प्रोप्राइटी और लीगैलिटी ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, या फिर अगर आपको पेन डाउन करना हो तो इसको पेन डाउन भी कर सकते हो। ये पहला पॉइंट था कि द प्रोप्राइटी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सेकंड पॉइंट इज द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर which regulates condition of employment. Third point है discharge or dismissal of workmen including reinstatement of or grant of relief to workmen wrongfully dismissed. Okay. Fourth point है withdrawal of any customary concession or privilege. Fifth point है illegality और अदरवाइज ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट। एंड सिक्स्थ में नॉर्मली लिखा हुआ है कि ऑल मैटर्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल कम्स अंडर शेड्यूल 2। अब थर्ड शेड्यूल जो है हमारा, ये थर्ड शेड्यूल, इसमें क्या क्या आएंगे आप इसको पेन डाउन कर लो। वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट। फर्स्ट में क्या आएंगे, वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट। सेकंड में लिख लो कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंस, compensatory and other allowances. थर्ड में लिख लो hours of work and rest intervals. थर्ड हो गया। फोर्थ में लिख लो आप लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज।
लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज। फिफ्थ में हो गया बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी। बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड जो पीएफ होता है एंड ग्रेच्युटी। सिक्स में हो गया शिफ्ट वर्किंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। फिर सेवेंथ में आप लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स। एट्थ में लिखो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड नाइन्थ में रेशनलाइजेशन एंड टेंथ में रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड 11th में एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इन सबको आप एक बार देख के चले जाओगे। एक बार जैसे मैंने रीड कर लिया, आप 2-3 बार ऐसे इसको रीड कर लोगे कभी भी एक 2-2 दिन के गैप पे, तो एक बार दिमाग में हल्का सा बैठ जाता है कि कौन सा किस शेड्यूल में है। तो अगर इस पे बेस्ट एमसीक्यू भी आता है तो हम लोग एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। नो जो नेक्स्ट अब इसमें आता है कि ये डिस्प्यूट तो हो गए, अभी डिस्प्यूट रेज कौन करेंगे और इस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका है डिस्प्यूट को रेज करने का और डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। तो पहला हु कैन रेज disputes। और दूसरा सवाल है हाउ टू रेज डिस्प्यूट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हु में कौन इस डिस्प्यूट्स को रेज कर सकता है, तो कोई भी काम करने वाला इंसान, एनी वर्कमैन जो कि मैनेजेरियल लेवल से या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से नीचे है, कोई भी काम करने वाला, आप इसको लिख लो एनी वर्कमैन हु इज बिलो मैनेजेरियल लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेप्ट, 4 चीजों की इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आर्मी, नेवी, पुलिस एंड एयरफोर्स। क्या क्या है, आर्मी, नेवी, पुलिस एंड एयरफोर्स। तो कोई भी जो मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से नीचे का एम्प्लॉय है, जो कि आर्मी, नेवी, पुलिस और एयरफोर्स में नहीं है, कैन रेज द डिस्प्यूट डायरेक्टली बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। तो हु रेज द डिस्प्यूट, एनीवन नहीं, अब एनी एम्प्लॉय लिख लो, एनी एम्प्लॉय बिलो मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल विथ एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्ट इन आर्मी, एयरफोर्स, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, याद भी रहेगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड पुलिस, जो इन 4 जगह में कार्यरत है, एक्सेप्ट इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड पुलिस, वो डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते हैं। कैन रेज द डिस्प्यूट अब ये डिस्प्यूट किसके सामने उठाएंगे, अभी मैंने बताया, बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। तो डिस्प्यूट कौन उठा सकता है, कोई भी एम्प्लॉय जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से नीचे है, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस में नहीं है, वो उस डिस्प्यूट को रेज कर सकता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के सामने। मैं एक ही चीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर देखते आप लोग को याद हो जाए, और सेकंड टाइम बस आप रिवीजन करो हल्का सा, तो आपका सिलेबस ये टॉपिक तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको बार बार 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है, इसकी जो भी ड्यूटीज है वो मेंशन है सेक्शन 12 ऑफ आईडी एक्ट। कहां पे मेंशन है, सेक्शन 12 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, ये जितने सेक्शन हैं, जितने अपने वो सेक्शन आ रहे हैं, जितने हमारे शेड्यूल आ रहे हैं, वो लास्ट में आप कहीं पे या किसी भी एक पेज पे लिखते जाना। वो आप पेपर देख के जाना, इससे क्वेश्चन आए थे शायद लास्ट टाइम कभी किसी एक पेपर में, एक बार इनसे भी क्वेश्चन आए थे कि ये किस सेक्शन में मेंशन है। तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की जितनी ड्यूटी वो कहां मेंशन है, सेक्शन 12, सेक्शन 12 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और शेड्यूल 2 एंड 3 में क्या है,
क्या है, एक बार आप सोचो, मन में याद करो। शेड्यूल 2 में है डिस्प्यूट ऑफ राइट्स और शेड्यूल 3 में है डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन चीजों को हम लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते ना दिमाग में ला सकते हैं। तो सेक्शन भी हमने एक और पढ़ा है, सेक्शन 2A हमने पढ़ा है। सेक्शन 2A में क्या था कि कोई भी डिस्प्यूट जो किसी रिट्रेंचमेंट या किसी तरह के टर्मिनेशन से रिलेटेड है, वो मुद्दा डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है कॉन्सिलेशन ऑफिसर के सामने लेके जा सकता है। यही चीज तो हमने पढ़ा था सेक्शन 2A में। तो 2A में हमने ये पढ़ा था, और 2A में पर ये हमने ये भी पढ़ा था कि वो डिस्प्यूट जो है वो यूनियन का मुद्दा नहीं होगा, वो यूनियन के पास नहीं जाना, उस बंदे को जिसको इशू है वो डायरेक्टली कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा। और सेक्शन 12 में हमारा कॉन्सिलेशन ऑफिसर की जिम्मेवारियों को निर्धारित किया गया है कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर की ये ड्यूटीज हैं। ठीक है, आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो पीछे करके, पॉज करके वीडियो को, या फिर पेन डाउन करने में आप कंफर्टेबल तो पेन डाउन भी कर लिया करो, जैसे आप लोग इसको ठीक समझो। ठीक है, अब कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास गया, सपोज कॉन्सिलेशन फेल हो गया, सहमत नहीं हुए, मतभेद दूर नहीं हुई दोनों पार्टीज की, तो उसमें फिर क्या करेंगे? तो फिर बनता है FOC। व्हाट इज FOC? फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन। FOC को बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन। अब हमारा कॉन्सिलेशन फेल हो गया, तो फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन ये जो है ये एक तरह का रिपोर्ट होता है। FOC ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमारा कहा जाता है IR डेस्क पे। IR डेस्क, ये रिपोर्ट हम लोग जाएगा हम लोगों का IR डेस्क पे। अभी IR डेस्क कहां पे है भाई? ये इंडस्ट्रियल रिलेशन डेस्क जो है IR डेस्क, ये कहां पे है, किसके अंतर्गत आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। कहां आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। IR डेस्क हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत। तो ये जाता है IR डेस्क पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत, जो क्या करते हैं ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स के माध्यम से इश्यूज को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे कि ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स के जरिए उन इश्यूज को सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं CGIT, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट। ठीक है, CGIT, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लिया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कम लेबर कोर्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट। ये एक तरह का लेबर कोर्ट होता है, जैसे नॉर्मल सिविल कोर्ट होते हैं, ये हमारा लेबर कोर्ट होता है। यहाँ पे इनके एक तरह का ट्रिब्यूनल भी बोल लो और लेबर कोर्ट का इसको नाम दिया है, तो ये उन सब इश्यूज को सॉल्व करता है। तो इसमें क्या होता है, इस डिस्प्यूट जो रेफर किया गया लेबर कोर्ट में, इसमें क्या होता है ना? सबसे पहले आप इस चीज को देखो, फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन रिपोर्ट जो अगर हमारा फेल हो गया, अगर हमारा कॉन्सिलेशन फेल हो गया, तो फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन रिपोर्ट तैयार होता है कि क्या क्या इश्यूज थे उस रिपोर्ट में मेंशन होगा। वो रिपोर्ट जो है IR डेस्क पे, जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है IR डेस्क, और वहां से फिर किसके जरिए उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा? CGIT, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट, CGIT लेबर कोर्ट। ठीक है, ये CGIT लेबर कोर्ट इसका पूरा नाम है, सिर्फ CGIT नहीं, CGIT लेबर कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट। तो इसके माध्यम से वो इन इश्यूज को सॉल्व करेगा। अब इसके जो पावर्स है, IR डेस्क के जो पावर आते हैं, IR डेस्क पे जो भी बैठा हुआ है जो भी ऑफिसर, उसके क्या क्या पावर है, वो कहां पे मेंशन है? हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 10 में मेंशन है पावर ऑफ IR डेस्क इन लेबर ऑफ मिनिस्ट्री। इसके पावर्स, पावर ऑफ IR डेस्क कहां मेंशन है? सेक्शन 10। दिस इज सेक्शन 10 ऑफ ID एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जहां आप सारे सेक्शंस लिख लो, हमारे पास सेक्शंस कितने सारे हो गए? सेक्शन 10 हो गए, सेक्शन 12 हो गए, सेक्शन 2A हो गए, और शेड्यूल 2 हो गए, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। क्या क्या है वो आप एक बार रिवीजन कर लेना, आप जहां पे भी लिख रहे हो। ठीक है, अब सेक्शन और शेड्यूल सारे लिख लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इशू आ गई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का लेबर कोर्ट में इशू आ गई, तब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है दोनों के मुद्दे को सुनता है और लास्ट में जब वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं तो वो एक अवार्ड ये करते हैं, एक अवार्ड दिया जाता है प्रिसीडिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। अवार्ड वो कोई अवार्ड के फॉर्म में नहीं होता है, वो कोई कुछ ऐसे पैसे के टर्म में होगा या कोई बेनिफिट, जिस बेनिफिट पे लड़ाई थी अगर वो जायज है या दोनों में से किसी एक को तो बेनिफिट मिलना है अवार्ड, या तो इस पार्टी को या उस पार्टी को, तो वो एक अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अवार्ड इज गिवन बाय अ प्रिसीडिंग ऑफिसर इन द एंड ऑफ प्रिसीडिंग इन CGIT, ठीक है, लेबर कोड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन 17, अभी तक हमने सेक्शन 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, 2A पढ़ा, अब सेक्शन 17 जो है वो बोलता है कि पब्लिश करते हैं उस अवार्ड को गजट में 30 दिन के अंतर्गत, जब उन्होंने वो प्रिसीडिंग ऑफिसर ने वो अवार्ड निर्धारित किया है। यहां पे आता है सेक्शन 17, ये क्या बोलता है, पब्लिश अवार्ड, पब्लिश अवार्ड, अवार्ड को पब्लिश करना है इन ऑफिशियल गजट, इन ऑफिशियल गजट विद इन 30 डेज। आप पहले ये लिख लो, ये भी सेक्शन में लिख लो कहीं पे, सेक्शन के जहां पे आप लिख लो, फिर मैं आपको इसको इस चीज को डिटेल में समझाता हूं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। लिख लिया, ये आपने लिख लिया कि सेक्शन 17 जो है वो बोलता है कि ये जो भी अवार्ड प्रिसीडिंग ऑफिसर ने दिया वो अवार्ड को 30 दिन के अंतर्गत ऑफिशियल गजट में आना चाहिए, ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाना चाहिए। अब देखो ये प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि ये चीजें आगे भी जरूरी है, इसलिए मैं अच्छे से डायग्राम के साथ समझाता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाएगा। यहां पे लेबर कोर्ट में हमारा प्रिसीडिंग ऑफिसर है, लेबर कोर्ट में मुद्दा आ चुका है और यहाँ पे हमारे कौन बैठे हुए हैं, प्रिसीडिंग, डबल होता है प्रिसीडिंग ऑफिसर, ये यहाँ पे हमारे प्रिसीडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर तारीख को हमारे प्रिसीडिंग ऑफिसर ने वो अवार्ड जो है वो बोले कि अवार्ड आपको दिया जाता है, किसी एक तारीख को अवार्ड दिया जाता है। अब सेक्शन 17 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज क्या होना है, पब्लिश होना है, पब्लिश होना है कहां पे, गजट में, ऑफिशियल गजट में, पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, जिस दिन प्रिसीडिंग ऑफिसर ने अवार्ड दिया उसके 30 दिन के अंदर वो अवार्ड जो है पब्लिक गजट में मेंशन होना है, पब्लिश हो जाना है। अब यहां पे मेंशन हुआ 30 दिन के बाद, तो इसके 30 दिन के बाद, इस तारीख के 30 दिन के बाद वो अवार्ड जो है इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। क्या बोलता है कि अवार्ड जो है इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, अवार्ड इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसके 30 दिन के भीतर अवार्ड इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, मतलब इसके कितने दिन के भीतर होगा अवार्ड इंप्लीमेंट, 60 दिन के भीतर। प्रिसीडिंग ऑफिसर ने जिस दिन अवार्ड दिया उसके 60 दिन के भीतर अवार्ड इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए और गैजेट में 30 दिन के अंदर पब्लिश होना चाहिए और पब्लिश होने के 30 दिन के भीतर अवार्ड इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अब इसकी जरूरत हमारे आगे भी है, हमारे जो स्ट्राइक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्ट्राइक करना तो अधिकार होता है ना, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्ट्राइक भी करते हैं। कई बार उनको लगता है कि उनको जो न्याय चाहिए वो न्याय नहीं अगर मिल रहा है तो वो स्ट्राइक करते हैं। तो उस स्ट्राइक की कुछ प्रोहिबिशंस भी है उन स्ट्राइक्स में कि आप कब स्ट्राइक्स नहीं करें, कब वो बेमतलब की स्ट्राइक होगी। तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर, ये प्रिसीडिंग ऑफिसर के पास केस आ चुका है क्योंकि कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास फेल हो चुका है। एफओसी गया था हमारे, हमने पीछे वाले जो पीछे मैंने लिखा था उसमें पढ़ा था, हमने पहले जो लिखा था कि फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन रिपोर्ट तैयार हो गया था, कॉन्सिलेशन फेल हो चुका था, तब वो गया है लेबर कोर्ट में, हायर डेस्क पे गया जो कि लेबर कोर्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो जो लेबर कोर्ट था उसका, उसके माध्यम से
इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रिसीडिंग ऑफिसर के पास आ चुका है ये केस। लेकिन जब कॉन्सिलेशन हो रहा है प्रिसीडिंग के वक्त, तो उसके 7 दिन बाद तक कॉन्सिलेशन ऑफिसर जब भी प्रिसीडिंग करता है, ये ऑफिसर ने जब कॉन्सिलेशन ऑफिसर उस मतभेद को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है, तो उसके जो फैसले आते हैं उसके 7 दिन के बाद तक आप नहीं कर सकते हैं कोई स्ट्राइक। 7 दिन का टाइम होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। कॉन्सिलेशन ऑफिसर के फैसले से जो उसने रिजॉल्व किया इशू को, उससे अगर आप सहमत है तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के अंतर्गत आप कर सकते हैं स्ट्राइक। तो पहला ये हो गया। दूसरा, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के कितने दिन बाद आप स्ट्राइक कर सकते हैं? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है, याद करने की चीज ही नहीं है। 30 दिन में तो पब्लिश हुआ गजट में, और बाकी के 30 दिन में हमारे इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो 60 दिन के बाद, 2 महीने के बाद आप स्ट्राइक कर सकते हैं। कॉन्सिलेशन ऑफिसर का जब मामला है तब तो स्ट्राइक कर नहीं सकते हैं। अगर मामला को उसके 7 दिन के बाद आप स्ट्राइक कर सकते हैं। और लेबर कोर्ट में जब मुद्दा आपका जा चुका है, लेबर कोर्ट से प्रिसीडिंग ऑफिसर ने अवार्ड आपको दे दिया है, उसके 2 महीने के बाद अगर आप उस अवार्ड से सहमत नहीं है तो आप स्ट्राइक करो, चाहे जो करना है करो, लेकिन 2 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। अब तीसरा मेथड होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के 2 महीने के बाद तक आप नहीं कर सकते कुछ। सेम आर्बिट्रेशन की एक मेथड होता है, जैसे 3 मेथड हमारे पास होते हैं, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। ठीक है, वो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। तो पहले आप यहां पे देख लो कि आर्बिट्रेशन जो होता है उसके भी 2 महीने के बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, या फिर जब सेटलमेंट अंडर प्रोसेस है तो भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, आगे मैं वो लिख देता हूं स्ट्राइक कब नहीं कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अगर लिखने में, आप लोग उसको पेन डाउन भी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक आप कब नहीं कर सकते हो? 1, व्हेन सेटलमेंट इज अंडर प्रोसेस। ये मैंने लास्ट में बोला था, पर ये सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेसिक सी बात है। सेटलमेंट इज अंडर प्रोसेस, जब सेटलमेंट का काम चल रहा है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, while proceeding by conciliation officer, while proceeding by conciliation officer and after 7 days of सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट इन्होंने किया उसके 7 दिन के भीतर तक, आफ्टर 2 months ऑफ जजमेंट ऑफ लेबर कोर्ट, जो हमारे ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 months ऑफ जजमेंट ऑफ लेबर कोर्ट। अच्छा, एक और जो रजिस्ट्री लेबर कोर्ट में जो भी जजमेंट दिया, जो अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड जो है इंप्लीमेंट करना किसका काम है? इस अवार्ड को इंप्लीमेंट करना, इसका जो अवार्ड है यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग नोट्स में लिख लेना। अवार्ड इंप्लीमेंट करना रीजनल लेबर कमिश्नर का काम है। रीजनल लेबर कमिश्नर का काम है, कमिश्नर का काम है। अब ये कौन है रीजनल लेबर कमिश्नर? ये रीजनल लेबर कमिश्नर ही जो है ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, यही होते हैं कॉन्सिलिएशन ऑफिसर हमारे। तो जिस कॉन्सिलिएशन ऑफिसर से आप सहमत होकर गए थे, वही कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आपके अवार्ड को इंप्लीमेंट करेंगे। और
प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक कब तक है? आफ्टर 2 months, ये आफ्टर तो मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली होगा टिल 2 months ऑफ जजमेंट, तो टिल 2 months ऑफ आर्बिट्रेशन। ये हमारा प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक है। स्ट्राइक इन परिस्थितियों में नहीं हो सकती है, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स, नॉर्मली तो कोई कैसे भी स्ट्राइक करे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है उसमें स्ट्राइक्स को लेकर कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप किन परिस्थितियों में स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, और आपको अगर स्ट्राइक करना है तो किन परिस्थितियों में करना है। तो नहीं करने के लिए तो ये सारे हमारे पास दिए हुए हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनमें स्ट्राइक करने का प्रावधान कैसा है, तो वो हम लोग यहां देखेंगे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स, प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनमें प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक क्या है? उसमें सीधा सा प्रोविजन है कि 6 हफ्ते तक विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइक आपको स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले एक नोटिस देना है। वो नोटिस स्ट्राइक से रिलेटेड नहीं होगा, नोटिस बिफोर 6 weeks ऑफ स्ट्राइक, ये नोटिस होगा आपकी मांगों से रिलेटेड। आपकी मांग क्या है, आपको ये लिखित में देना पड़ेगा। उसके 6 हफ्ते के बाद ही आप स्ट्राइक कर सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। और स्ट्राइक जब आपको शुरू करने की तिथि अगर निर्धारित है 31 जनवरी, मान लो स्ट्राइक शुरू करने की तिथि निर्धारित है 31 जनवरी, तो हमें उस तारीख के कितने दिन पहले, 14 दिन पहले एक नोटिस देना होगा कि हम स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं। 14 डेज, इन दोनों में फर्क समझिए। ये आप नोटिस दे रहे हो अपनी डिमांड्स की, और 14 दिन पहले आप नोटिस दोगे कि मैं स्ट्राइक शुरू कर रहा हूं। 14 डेज पहले नोटिस ऑफ स्ट्राइक देना है आपको, नोटिस ऑफ स्ट्राइक। वहां पे आपको नोटिस ऑफ डिमांड्स देने हैं कि आपको क्या जरूरत है, किसके चलते आप स्ट्राइक पे जा सकते हो, और ये आपको नोटिस देना है कि मैं 14 दिन के बाद स्ट्राइक पे जा रहा हूं। तो इन दोनों में फर्क समझिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तीसरा, इस नोटिस में हमने कुछ एक तारीख लिखी है कि इस तारीख तक हमारी डिमांड्स पूरी हो जानी चाहिए। उन तारीख के एक्सपायरी डेट से पहले आप नहीं जा सकते हो स्ट्राइक पे। अगर वो तारीख हमारे 31 जनवरी के बाद है, 2 फरवरी के, तो चाहे आप ये दे दो 2 फरवरी के पहले आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ डेट मेंशन इन द नोटिस, बिफोर एक्सपायरी ऑफ डेट मेंशन इन द नोटिस, ठीक है। और कब तक आपको स्ट्राइक पे जाना है, नहीं जाना है, वो है कॉन्सिलेशन ऑफिसर के फैसले के 7 दिन बाद तक। ये हमने पहले भी पढ़ा है। वो दो पॉइंट वही है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर के फैसले के 7 दिन बाद तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो, उसके बाद ही जा सकते हो। और आर्बिट्रेशन के 2 महीने बाद तक, या लेबर कोर्ट के फैसले के 2 महीने बाद तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो। वो दोनों पॉइंट्स आप यहाँ लिख लेना। अब हमारे पास कुछ प्रावधान है ले ऑफ के, एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि जब हम एम्प्लॉयज को काम से निकालते हैं तो उसको कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। काम से नहीं निकालते हैं, काम से निकालते हैं तो उसको कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। वो कंपनसेशन कितना होगा ले ऑफ में? जब ले ऑफ हो रहा है तो एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन होगा वो कितना मिलना चाहिए? वो जो है 50% उसकी सैलरी का होना चाहिए, और साथ में एंड दैट ऑफ डियरेंस अलाउंस भी देना है। जो भी उनका डियरेंस अलाउंस है वो देना है आपको। ले ऑफ करते हैं एम्प्लॉय को तो कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन कितना मिलता है? 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस,
डी मल्टीप्लाई लग रहा है ज़्यादा, प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये मिलना चाहिए। जब ले ऑफ हम लोग कर रहे हैं तो अगर रिट्रेंचमेंट हो रहा है तो उसमें क्या करना होगा, 1 महीने पहले नोटिस देनी है और 15 दिन की सैलरी देनी है। इसमें क्या करना है, एक तो ये है, दूसरा ये है, 1 महीने की नोटिस पीरियड होगी और 15 दिन की सैलरी होगी। 1 मंथ नोटिस पीरियड होगी, इसको आप जैसे लिखना चाहो फिर नोट्स में लिख लेना, एंड 15 डेज की सैलरी मिलेगी। ठीक है। अब सपोज कोई अंडरटेकिंग जो है क्लोज होता है, अंडरटेकिंग क्लोज हो गया, अंडरटेकिंग क्लोज डाउन, ये हमारा तीसरा केस है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत लॉस पे है और उस केस में भी क्लोज हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो क्लोज तो किसी रीजन से क्लोज हो गया, जैसे किसी को बेच दिया या कुछ भी रीजन हो सकता है, पर्सनल मैटर है किसी का, तो कंपनसेशन मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को, चाहे जिस भी रीजन से। इसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि वेयर अंडरटेकिंग इज क्लोज डाउन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, एवरी वर्कमैन हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, जो सर्विस में 1 साल से ज्यादा कार्यरत है, चाहे कल अगर बंद हो रही है और आज उसका 1 साल पूरा हो रहा है तो उसको भी मिलेगा। यही बोलता है इसमें कि एवरी वर्कमैन हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर इन दैट अंडरटेकिंग इमीडिएटली बिफोर सच क्लोजर इज इंटाइटल्ड टू notice and compensation in accordance with the provisions as if the workman had been retrenched। ठीक है। अब provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances, जब unavoidable circumstances like bankruptcy हो गई या कुछ इस तरह का रीजन है, बैन लग गया उस पर या कुछ भी, जो कि एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं है, provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workman is not exceeding his average pay of 3 महीना। तो उस केस में 3 महीने की एवरेज सैलरी, 3 मंथ की एवरेज जो सैलरी होगी उससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं डिमांड कर सकता है एम्प्लॉय या लेबर जो भी वहां पे है, 3 महीने से ज्यादा तक की सैलरी का डिमांड नहीं कर सकता उस केस में, क्योंकि जो बंद हो रहा है, जो अंडरटेकिंग बंद हो रहा है उस पर एम्प्लॉयर के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर की बात है, वो एम्प्लॉयर के बस की बात नहीं है, इसलिए। ठीक है। अब हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010। ये बेसिकली अमेंडमेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 जो है वो अमेंडमेंट है। किसका? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, इस कानून में संशोधन हुआ है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010। ये क्या है? अमेंडमेंट ऑफ आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं इसमें मेनली क्या है कि पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड ड्रॉ मोर देन ₹1600 पर मंथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। इस एक्ट में ऐसे लोग शामिल थे जो कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में थे और उनकी तनख्वाह जो थी 1600 रुपए प्रति महीने थी। ठीक है, उससे ज्यादा थी, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। नया सीलिंग जो हो गया 10,000 हो गया। तो जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो जॉब कर रहे थे, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो भी जॉब कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह का सीलिंग पहले था 1600 इन आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रुपीज 1600। इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10,000। ठीक है, ये आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। इसको आईडी एक्ट 2010 में कर दिया गया है 10,000 रुपए इस सीलिंग को।
अब इस बिल को एक्सपैंड कर दिया गया है, 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें ऐड कर दिया गया है जिसपे कि गवर्नमेंट जिनके डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करेगी और एडमिनिस्टर करेगी। तो वो 4 जो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं? वो 4 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिनको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी? मैं वो बना लेता हूं। कंपनीज, कौन सी कंपनीज? जहां 51% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके पहले 51% और मोर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनको शामिल कर लिया गया है। और किसको शामिल किया गया है? ऑटोनॉमस बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑटोनॉमस बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और किसको शामिल किया गया है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड देयर सब्सिडियरीज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड देयर सब्सिडियरीज। ठीक है, और चौथा किसको शामिल किया गया? कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इन चारों को भी अब शामिल कर लिया गया है इसमें। अब इनमें जो भी इंडस्ट्रीज होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होंगे, उसमें कम से कम ये बिल जो है रिक्वायर करता है, इनकी जरूरत है कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 20 वर्कर हो। ठीक है, कम से कम 20 वर्कर्स हो, या ऐसा नहीं कि 2 वर्कर 3 वर्कर के साथ भी ये कानून लागू होंगे। मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूं, इसमें जो भी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 में आप इसको ध्यान से सुन लें। अगर आप इसको पेन डाउन करना चाहते पेन डाउन भी कर लें मेरे वीडियो को पॉज कर करके। द बिल अमेंड्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द बिल अमेंड्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यही इस एक्ट का काम है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करना इसका काम है। और ये अमेंड करता है 1947 वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। Person who are employed in supervisory capacity and draw more than ₹1,600 per month are excluded from the purview of this act. The bill raised the ceiling to ₹10,000 per month. ठीक है, तीसरा पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, either the central or the state government is given power to administer various provisions of the act. The bill expands the list of institutions for which disputes will be administered by the central government to include all these industries. इन चारों तरह के कंपनीज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है उसमें। ठीक है, मैंने जो यहां मेंशन किया है। द बिल स्पेसिफाइज दैट स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल स्पेसिफाइज करता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शेल एडमिनिस्टर डिस्प्यूट्स इन स्टेट पब्लिक सेक्टर। ये जो पब्लिक सेक्टर है तो इसको जो है इनके डिस्प्यूट्स को कौन एडमिनिस्टर करेगा? स्टेट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट शेल आल्सो एडमिनिस्टर डिस्प्यूट्स इन ऑटोनॉमस बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देम। जो ऑटोनॉमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल कर रही है, इसके भी डिस्प्यूट को कौन हैंडल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की काम नहीं है कि उसकी सिरदर्दी ले। ठीक है, अंडर द एक्ट अ वर्कर हुज सर्विस वाज टर्मिनेटेड कैन कंप्लेन टू द गवर्नमेंट। अब वो था ना उसमें 1947 में हमारा एक रूल की जिसको भी काम से निकाला जाएगा वो डायरेक्टली जा सकता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अंडर द एक्ट वर्कर हुज सर्विस वाज टर्मिनेटेड कैन कंप्लेन टू द गवर्नमेंट which may refer the case to a court or tribunal. The bill allows a workman to directly approach to the court or tribunal 3 months after filing such complaints, and application to the court or tribunal must be made within 3 years of termination of service. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, कि इसमें क्या है कि इनको अधिकार मिलता है, जो एम्प्लॉय को काम से निकाला जाता है वो डायरेक्टली जा सकते हैं किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट तक। और ये बिल अलाउ करता है वर्कमैन को कि वो डायरेक्टली अप्रोच करे कोर्ट और ट्रिब्यूनल को। ठीक है, 3 महीने के अंदर ऐसा कंप्लेन फाइल करने के वो कर सकते हैं। और इस तरह का एप्लीकेशन जो है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में
3 साल, टर्मिनेशन के 3 साल तक वो दे सकते हैं। आज नहीं दिए, कल नहीं दिए, 3 साल तक आप दे सकते हैं। आपके ये अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इस अधिकार का लाभ उठा सकते हैं 3 साल तक। ठीक है। द बिल रिक्वायर्स ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स विद मोर देन 20 वर्कर्स टू सेट अप वन और मोर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी टू रिजॉल्व ग्रीवियंसेस ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन। जहां भी 20 से अधिक वर्कमैन कार्यरत हैं, जहां भी 20 से अधिक काम करने वाले लोग मौजूद हैं, वहां पे ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होना चाहिए। इनके ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए, एक हर एक इंडिविजुअल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ग्रीवियंसेस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। द कमिटी शेल कंसिडर ऑफ अप टू 6 मेंबर्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। और वो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होगी उसमें 6 मेंबर होने चाहिए, जिनमें की रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स के साइड का और एम्प्लॉयज के साइड का, ताकि दोनों की बात हो सके और कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप हो वहां पे। ठीक है। तो विद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, और अगर वहां वुमेन भी कार्यरत है तो वहां पे वुमेन का भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड अल्टरनेटली बाय एम्प्लॉयर और फ्रॉम अमंगस्ट द वर्कर एवरी ईयर। एक साल एम्प्लॉयर का वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक साल एम्प्लॉय का रहेगा। ठीक है। चेयरपर्सन जो भी रहेगा वो दोनों साइड से अल्टरनेटिव ही रहेगा कोई ना कोई। ठीक है। द कमिटी मस्ट रीच अ डिसीजन ऑन एनी कंप्लेंट विद इन 45 डेज। अब जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी उसके बारे में बात हो रही है, ये मैं लिख के बता भी दूंगा आपको कि ये जो 45 दिन के भीतर इनको किसी भी मुद्दे के डिसीजन पे पहुंचना है। ठीक है। वर्कमैन कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन टू द एम्प्लॉयर हु हैज अ मंथ टू रिस्पॉन्ड। और अगर उससे वर्कमैन सहमत नहीं है उस डिसीजन से, तो वर्कमैन जो है एम्प्लॉयर को फिर अपील कर सकता है डिसीजन के 1 महीने के भीतर। मतलब वो एम्प्लॉयर को कंप्लेन तो कर सकता है, अपील तो कर सकता है, और वो एम्प्लॉयर को 1 महीने के भीतर रिप्लाई देना होगा। ठीक है। The existence of such a committee does not affect the rights available to workmen under other provisions of the act. अब ऐसा नहीं है कि ये कमेटी है तो वर्कमैन को आप काम से निकाले, वो वर्कमैन जा नहीं सकता ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली, उसके किसी भी अधिकार को कमेटी रोक नहीं सकती है। The bill broadens the scope of qualification required for presiding officer of court or tribunals established under the act. Such officers can now include those who have been a deputy chief level commissioner. अब 1947 में रीजनल लेवल कमिश्नर ही थे कॉन्सिलेशन ऑफिसर। ठीक है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि द बिल ब्रॉडेन्स द स्कोप ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रीसीडिंग ऑफिसर। अब यहां पे कोई भी प्रीसीडिंग ऑफिसर बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? कोई भी में कौन कौन शामिल है, चाहे ट्रिब्यूनल के, चाहे ऐसे कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो वो भी एक प्रीसीडिंग ऑफिसर ही होता है। तो अब वो कौन कौन बन सकते हैं? डेप्यूटी चीफ लेवल कमिश्नर भी बन सकते हैं सेंट्रल के, ज्वाइंट कमिश्नर विद डिग्री इन लॉ and at least 7 year experience in labor department including 3 years as a conciliation officer, ये भी बन सकते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल्स की मेनली बात हो रही है इसमें। Have been an officer of Indian legal services with 3 year experience in grade 3। ठीक है। All awards and settlements made by labor courts or tribunals shall be executed by the relevant civil court according to the code civil procedure। ओके। तो हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010। अब इसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, आईडीएफ 2010 का। इसमें क्या बोलता है कि जहां पे भी 20 से अधिक 20 प्लस वर्कर्स हो, जहां पे जिस भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या कहीं भी 20 से ज्यादा वर्कर हो, वहां पे ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए, जो कि ग्रीवियंस को रिजॉल्व करेगा इंडिविजुअल वर्कर्स के। ठीक है। अब इस कमेटी में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी आपको अच्छे से लिख देता हूं। अब इस कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे, है ना। इस कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे। 6 मेंबर्स होंगे। कैसे होंगे? 3 एम्प्लॉयर के साइड से प्लस 3 एम्प्लॉयज के साइड से। 3 मेंबर एम्प्लॉयर के साइड से होंगे,
3 मेंबर एम्प्लॉयज के साइड से होंगे। अब वुमेन का बराबर का रिप्रेजेंटेशन होगा उस रेशियो में, तो यहाँ पे एक वुमेन हो सकती है, यहाँ पे एक वुमेन हो सकती है, यहाँ पे 2 वुमेन हो सकती है, यहाँ पे एक वुमेन, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बराबर का होना चाहिए विद वुमेन रिप्रेजेंटेशन विथ एडिक्वेट वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी होना चाहिए। अब ये जो कमिटी है ये डिसीजन कितने दिन के भीतर देती है, याद करो, मस्ट रीच अ डिसीजन विद इन 45 डेज। ये जो कमेटी है डिसीजन देगी 45 दिन के भीतर, और इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। अपील किया जा सकता है टू एम्प्लॉयर, वर्कमैन जो है अपील कर सकता है एम्प्लॉयर को इस डिसीजन के अगेंस्ट, और एम्प्लॉयर हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन कितने दिन, अ मंथ, 1 महीने के भीतर एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्ड करना होता है। अब इसके होने का यह मतलब नहीं है कि इनको जो भी अधिकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत मिलते हैं उन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है वर्कर्स को उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी आपके वर्क प्लेस पे होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे उनके अधिकार छीन लेंगे ताकि वो डायरेक्टली प्रिसीडिंग ऑफिसर के पास जा सके, वो डायरेक्टली लेबर कोर्ट जा सके, ट्रिब्यूनल जा सके। तो इस तरह से हम लोगों के दोनों टॉपिक खत्म हो गए। जो 2 मेन टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट